नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही रही हंगामेदार। लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा विभाग की ओर से आयोजित केटी थिएटर में प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने कहा कि भारत में खालिस्तान का नहीं है कोई वजूद। बिलासपुर में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। वैक्सीनेशन सेंटर में ही बिठा दिए विद्यार्थी। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी, जगह जगह भूस्खलन होने की घटनाएं आ रही सामने। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मौत के 4 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक न तो दिल्ली पुलिस कॉल डिटेल खंगाल पाई है और न ही फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं इस पर सीएम ने कहा कि इस बारे में महज एक बयान उनके बेटे की ओर से मीडिया में आया है। उन्होंने खुद रामस्वरूप शर्मा के परिवार वालों से बात की है कि इस बारे में वह कुछ और करवाना चाहते हैं तो सरकार उनका साथ देगी, लेकिन परिजनों ने इस संबंध में कोई भी बात नहीं की है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। दरअसल सत्र शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में जांच की मांग करने लगे। विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मामले की जांच में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इस मामले पर सदन में अपनी नाराजगी जताई और कुछ देर बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी, सुंदर सिंह ठाकुर और नंदलाल ने कहा कि सांसद के बेटे ने अपने पिता की मौत को संदिग्ध बताते हुए दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर हत्या की आशंका बताते हुए जांच की मांग की थी। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि विपक्ष ने भाजपा सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत मामले पर नियम 67 में सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बगैर नियम के इस तरह से बोला नहीं जा सकता। कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे 18 लाख लोगों के प्रतिनिधि थे। मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र के एक बहुत ही अंतर से जीते हुए जो है सांसद थे, उनके बेटे आनंद स्वरूप ने 10 जुलाई को दिल्ली में जाकर नड्डा जी से मिले, गडकरी जी से मिले और उसके साथ दिल्ली पुलिस की ये फोटो है, दिल्ली पुलिस को वो मिले। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की हत्या की आशंका उन्होंने जताई है। बात उनके परिवार की है तो चलो अब परिवार कह रहा है, लेकिन उनका परिवार तो पूरा संसदीय क्षेत्र था। पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि हमारे सांसद जो 4 दिन पहले कोरोना वैक्सीन लगाते हैं या डॉक्टर ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल सही था, वो किसी दबाव में नहीं थे और उसके साथ में उन्होंने रात को अगले दिन की दिनचर्या अपने स्टाफ से डिस्कस की। फिर ऐसे रहस्यमयी मौत और बाकी राजन सुशांत की मौत को लेकर तो बड़े भारी यहाँ पे हल्ला करती है ये पार्टी के लोग, लेकिन हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सांसद जो कि लोकप्रिय सांसद थे, हमारे भी वो काफी करीब थे। हमारे लोकल वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक होनी थी उसी हफ्ते, उन्होंने उस बारे में मेरे से चर्चा की कि हम अगले हफ्ते बैठक कर रहे हैं, आपके पास समय है? मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते। तो इस बीच में ऐसी हत्या होना मेरे ख्याल बिल्कुल आशंका पैदा करती है और जिस प्रकार से हिमाचल सरकार इस पे पर्दा डालना चाहती है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपके माध्यम से जनता तक ये जो सच्चाई आनी चाहिए, मैं आपसे मांग करता हूँ।
अभी तक 4 महीने हो गए, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ सकी, कॉल डिटेल्स अभी तक 4 महीने में नहीं निकाल सकी। तो उनके बेटे ने भी जो है वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस से, नितिन गडकरी से, मुख्यमंत्री से, सबसे जो है गुहार लगाई कि इसकी जांच जो है तेजी से की जाए, सीबीआई से की जाए। परंतु वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, जिनके पास पूरा पुलिस प्रशासन जो दिल्ली का है उनके अधीन है, एक सांसद, वो भी सिटिंग सांसद की मृत्यु हुई, उसके बारे में जांच नहीं हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे को लेकर आज हम विपक्ष ने जो है ये नोटिस भी दिया था, उसकी चर्चा मांग रहे थे जो, और हम मंडी के तीनों जो है मंडी चुनाव क्षेत्र से जो सांसद का है उसमें हम लोग जो है तीनों वहां से आते हैं। तो गंभीर मामला इसको उठाया था, तो इसमें हमें चर्चा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 19 तारीख को पिछले बजट सत्र में मार्च में उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर रखिए, जो कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद आगे करेंगे। तो 4 महीने एक जो मामला है सांसद का मामले में, अगर 4 महीने लंबा इसको खींचा जाए, जिसमें आप अभी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब यह है कि ये जांच जो है जानबूझकर इस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। हम तो सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते थे कि सीबीआई जांच के लिए आप रिकमेंडेशन भेजिए नहीं यहाँ से, जबकि उन्होंने कहा है, उनका वक्तव्य हुआ था 19 तारीख को मार्च में, उन्होंने ये कहा था कि अगर परिवार वाले चाहें जरूरत महसूस होती है हिमाचल के लोगों को, तो यहाँ पक्का जो है हम जो है सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन देंगे। और बड़ा पेनफुल था, बड़ा गलत चीज हुई, और हमने जब ये बात रखी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, उन्होंने सिर्फ एक लिपापोती की काम किया। उनको ये बताना चाहिए था कि हम सीबीआई की जांच के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। हिमाचल की सरकार, हिमाचल के पूरे लोग, हिमाचल मंडी पार्लियामेंट के पूरे हल्के के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की जांच की जाए, ताकि पता चले कि हमारे जो सांसद है 18 लाख वोट से 4.5 लाख वोट से जीता हुआ आदमी इस तरह से ढंग से कैसे लड़ते हो। वहीं इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा मंडी से थे और उन्हीं के ही दल से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु पर अफसोस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुखद देहांत दिल्ली में हुआ है। कहा कि जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उस पर सिर्फ यही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ है और इस पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई है और जांच की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि वह उनके परिवार वालों से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में महज एक बयान उनके बेटे की ओर से अखबारों में आया है। उन्होंने खुद रामस्वरूप शर्मा के परिवार वालों से बात की है कि इस बारे में वह कुछ और करवाना चाहते हैं तो सरकार उनका साथ देगी, लेकिन परिजनों ने इस संबंध में कोई भी बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक परिवार के सदस्य खुद सीबीआई या दोबारा जांच की मांग नहीं करते तब तक जांच प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ेगी। श्री रामस्वरूप शर्मा जी मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद थे और उनके दुखद मृत्यु पर हमें भी बहुत अफसोस है। जहां तक जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है उस सारे मामले को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मामला दिल्ली में घटित हुआ और दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच में उसमें एफआईआर होने के बाद उसकी तफ्तीश जो है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर चली है। जो भी साक्ष्य मौके पर मौजूद थे उस सारे साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी बातचीत हुई। जो व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों ने हमसे बातचीत की है उसमें उन्हें इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करना या सीबीआई के सुपुर्द करने की कोई बात अभी तक कही। जांच जल्दी हो इस बात के लिए उनके बेटे ने समाचार में कहीं एक खबर हमने देखी कि लगी है, कहीं स्टेटमेंट दी है। ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले की जांच की प्रक्रिया अभी तक चली है और जब तक परिवार के सदस्य स्पेसिफिक ऐसी मांग नहीं करते तब तक मुझे लगता है कि वो सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस चली है वो आगे बढ़ती रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने कहा कि भारत में खालिस्तान का कोई वजूद नहीं। बिट्टा ने कहा कि हिमाचल के नेताओं को मिली धमकियां केवल गिद्दड़ भभकी हैं। उन्होंने खालिस्तान समर्थक गुरपंखवंत सिंह पन्नू को खुलेआम ललकारते हुए कहा कि पन्नू में इतनी हिम्मत नहीं है कि तिरंगे की ओर आंख उठाकर भी देख सके।
खालिस्तान समर्थक की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देने की धमकी के बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन कुछ एक अलगाववादी लोग अनावश्यक रूप से हिमाचल की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों से जो जरूरी है उसे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को वह तिरंगा फहराएंगे। सभी मंत्री और हिमाचल का हर नागरिक भी अपने घर में तिरंगा फहराएगा। हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश को इस प्रकार से संदेश दे करके यहाँ की शांति को भंग करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं अलगाववादी लोग, मैं कह सकता हूँ उनको, और वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री तो सब लोग झंडा फहराएंगे, हिमाचल का हर नागरिक अपने घर में झंडा फहराएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता इस इशू पर जो है वो सरकार के साथ खड़ी है और ऐसी घटनाओं की निंदा कर रही है। हमने अपने जो है वो पुलिस महकमे के ऊपर छोड़ दिया है। डीजीपी इन सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और क्या करना है, और उसके साथ साथ में केंद्र की सरकार को भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो दे दी गई है। और मुझे ये मालूम नहीं कानून में क्या प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वहाँ से लाना चाहिए और भारत में जो कानून के मुताबिक जो है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान बिट्टा ने 15 अगस्त को तिरंगा फहराने को लेकर कुछ अलगाववादी लोगों द्वारा दी जा रही धमकियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने इस संदर्भ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा दिए गए उस वक्तव्य की भी सराहना की, जिसमें अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही है। बिट्टा ने कहा कि देश के सम्मान के प्रतीक तिरंगे को लेकर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करें। ऐसा करने वाले देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार है। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी इस तरह की धमकियां देने के बहाने देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। MS बिट्टा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है और यहाँ के लोग भोले हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल के हमारे भाई, प्रशासन, चीफ मिनिस्टर साहब, पत्रकार, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी। चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। कोशिश करूँगा उस दिन कहीं भी हो, 100 हो 50 हो, तिरंगा झंडा मैं लहराऊंगा। सब अपने तिरंगे झंडे घरों से निकालें, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे स्कूलों से, पर तिरंगा झंडा ऐसे हिला करके, ऐसे करके पूरी दुनिया को संदेश दे दें कि तिरंगे झंडे के लिए, मातृभूमि के लिए, वंदे मातरम के लिए हम सब एक हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। और चीफ मिनिस्टर साहब को हमने यही कहा है कि हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। और जो अग्निहोत्री जी ने स्टेटमेंट दी है एक कांग्रेस पार्टी में होते हुए कि इस मुद्दे पे हम सीएम के साथ हैं, यही स्टेटमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि तिरंगे झंडे के लिए हम एक हैं। और जो इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करे, मैं समझूंगा वो इस तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा है। भाजपा कसुम्पटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र भोल्टा पर दिन दिहाड़े गोली चलाने के प्रयास के मामले को जिला शिमला के भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने सुनियोजित हमला करार दिया है। शिमला में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष पर किया गया हमला सीधा पार्टी पर बोला गया हमला है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों का जल्द ही पर्दाफाश करेंगे जो इस मामले में संलिप्त हैं। भाजपा कसुम्पटी मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पर दिन दहाड़े गोली चलाने के प्रयास का मामला सामने आने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जिला शिमला के भाजपा अध्यक्ष रवि मेहता ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला विपक्ष द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से करवाया गया है। आरोप लगाया कि क्षेत्र में भाजपा द्वारा किए जा रहे विकासात्मक और अनेक बेहतरीन कार्यों से विपक्ष बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल अध्यक्ष पर किया गया हमला सीधा पार्टी पर बोला गया हमला है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो यह खेल खेल रहा है, भाजपा इसे ज्यादा दिन तक नहीं चलने देगी और जल्द ही उन सभी को सामने लाएगी जो इस मामले में संलिप्त है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा सकारात्मक, रचनात्मक और यहाँ तक कि बहस के रूप में मंच पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जनता को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहा है वह बिल्कुल गलत है। शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 1 अगस्त को हमारी चम्याणा करके एक पंचायत है, उसका एक गांव है टिपड़ा बड़ोग,
उसके समीप में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कसुमटी के जितेंद्र भोटका जी पर बंदूक के साथ में हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला ये मानता है कि अभी जितेंद्र भोटका जी पे हमला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में सीधा सीधा हमला हुआ है। कि अध्यक्ष के ऊपर हमला होना, तो पीछे जो हमारी फौज है, हमारा ग्राम केंद्र का अध्यक्ष है, वहाँ हमारे त्रिदेव हैं, बूथ का अध्यक्ष है, नीचे तक में हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारे नेता है, तो ये हमला जो है वो पूरे उनके ऊपर में हमला है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला मानती है। हम ये भी मानते हैं कि ये हमले जो हैं वो कोई अपने आप में नहीं होते हैं, ये पूर्व नियोजित है। जब पूर्व नियोजित है तो उसके पीछे में एक पूरी टीम काम करती है, और उसका जो टीम का जो मुखिया होता है, उसका वहाँ का उस पार्टी का, उस गिरोह का सरगना है। इन लोगों को शह देना और थानों चौकियों तक में रात भर तक में उनको प्रेशर करना, गाड़ियों में ढोके लाना, पीछे पूरी टीम रखना, ये कल शाम तक में हम 2 दिनों से इन्हीं खेल को देख रहे हैं। तो ये जो खेल है उनको मालूम है कि भी ये है, और क्योंकि हम भी उस सिस्टम से आए हैं, हम उस खेल को जानते हैं। तो ये खेल जो है कसुमटी विधानसभा में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे उस हिसाब से, अपने हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी, आप लोगों को एक्सपोज करेगी। कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हो, शिमला में हो, और सुरेश भारद्वाज जी जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाते और पूरे तीनों विधानसभा से लेकर के हमारी 8 विधानसभा के अंदर में जिस तरह का एक रोल मॉडल के रूप में, एक रोल मंत्री के रूप में वो काम कर रहे हैं, उससे आज की कांग्रेस को तकलीफ हुई है। और हम उस सारी जिन को तकलीफ हो रही है उनको भी हम एक्सपोज करने वाले हैं, ये भी हम कह रहे हैं। तो ये जो सरकार का जो पूरा विकासात्मक ढांचा जो शिमला के अंदर में आज दिखता है, कसुमटी में दिखता है, ग्रामीण में दिखता है, रोडू में दिख रहा है, जुब्बल कोटखाई में दिख रहा है, हमारे ठेव के अंदर में दिखता है, रामपुर में दिखता है, चौपाल के अंदर में हमारे जो लोग देख रहे हैं, तो उसकी एक बौखलाहट भी है। और ये कसुमटी की बौखलाहट जो है ये भी इसका एक कारण बन रही है, ये भी हम आरोप लगा रहे हैं। हम ये भी आरोप लगाते हैं कि यहां पर एक पूरी गैंग काम करती है। जो गैंग है हम इनको सबको जानते हैं, ये हमारे साथ में हैं। जो खनन माफिया भी है, ड्रग माफिया भी है, भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर इस सत्ता में आई है, इनको एक्सपोज करेंगे, ये एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रुप बना दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ग्रुप बना करके प्रशासन के साथ में, पुलिस वालों के साथ में, ड्रग माफिया ही ड्रग के आज उनको नशा निवारण की समिति के लोग बन गए। ढली थानों से लेकर के शिमला के जितने भी थाने हैं, हम उसका भी एक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। कौन लोग उस समिति में, कौन लोग उसमें आए हैं और उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को भी अभी कराएगी, प्रशासन से मांग कर रही है, प्रशासन के साथ में कह रही, सरकार को बताएंगे ये लोग जरा इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पता करो कि जरा कौन लोग ये नशा निवारण समिति में आए हैं और क्या लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी उसी आंदोलन को लेकर के आए थे सत्ता के अंदर में कि ये जो खनन माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया, ड्रग माफिया है, और ये आप जुर्म ला करके गुंडागर्दी का जो एक रोल दिखाना चाहते हैं, उस गुंडागर्दी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सहन करने के लिए फील्ड में काम नहीं कर रही है। जनता के लिए और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही है वो जन जन तक में लाभ पहुंचाए ऐसे लाभार्थियों को लेकर के काम कर रही है, सेवा के रूप में काम कर रही है, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस नाते से इनको पीड़ा हो रही है। ये कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को भी आह्वान कर रहा हूं, आप लोगों को इनसे उस तरह के डर भय की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर हम खड़े हैं। इस तरह के जो माफियाज है, इस तरह के जो लोग हैं, अगर ये करेंगे तो हम कुल मिला करके इस तरह के बदमाशी गुंडागर्दी को सहन नहीं करेंगे। ये नमूना आज नहीं हुआ है, हम ऐसे 20 एग्जाम्पल जो हैं आपके सामने में दे सकते हैं जो ये चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नाते आज हम अपने विरोधी दलों से भी पुरजोर आह्वान करते हैं कि आप पॉजिटिव राजनीति करिए, आप सकारात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में और बहस के रूप में आप मंचों पे हमारे साथ में आए। हम आपका जवाब आपके माध्यम से उनको वैसा ही देना चाहते हैं। जनता को बरगलाए नहीं, उनको आप इस तरह के लोगों को, इनोसेंट लोगों को आप अपना मोहरा न बनाए, उनका इस्तेमाल ना करें। वहीं भाजपा मंडल कसुमटी के अध्यक्ष जितेंद्र भोक्ता ने जिन पर हमला हुआ है, उन्होंने बताया कि रविवार को वह पटगहर पंचायत में महिला मंडल व पंचायत की ओर से आयोजित वन महोत्सव में गए थे। कार्यक्रम के बाद जब वह घर लौट रहे थे तो राजू नाम का व्यक्ति
जो जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उसके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन फायर नहीं हुआ। वह बाहर निकले तो व्यक्ति ने पत्थर से वार करने की कोशिश की। ऐसे में उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए वहाँ गया था और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर हमने वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उसके बाद मुझे वापस आना था, तो मैं वापस आया और आते हुए रास्ते में गड़ोग टिपरा नामक जो स्थान है, वहाँ पर मैं जैसे ही आया गाड़ी से, मुझे तो मालूम भी नहीं था क्या था, लेकिन जैसे ही वो राजू वर्मा जो है वो गाड़ी उन्होंने जो है वो बीच सड़क में खड़े होकर बंदूक से जो है वो सीधा जो है वो रोकने की कोशिश की और मैंने गाड़ी रोकी। जब मैंने गाड़ी रोकी तो गाड़ी रोकने के बाद उसने 2 बार जो है वो ट्रिगर दबाया, लेकिन ट्रिगर दबाने के बाद जब वो गन नहीं चली तो उसके बाद उसने जो है वो, जैसे मैं ट्रिगर दबाया तो मैं बचने के लिए जो वो कंडक्टर सीट की तरफ भागा। मतलब मैंने अपने आप को इधर को रिफ्लेक्ट किया। तो जैसे मैं रिफ्लेक्ट किया, उसने जो गन थी, गन का जो निचला हिस्सा होता है, बट बोलते हैं उसको, उससे वार किया। वो वार मेरी गाड़ी की जो ताकि की ऊपरी जगह है, ताकि से ऊपर वाली जगह, उस पर लगा है और हिट हुआ है। और उसके बाद पीछे जो मेरे साथ लोग थे वो लोग उतरे, क्योंकि वो पीछे की तरफ भागा और भागते हुए जो है लोगों ने उसको फिर बोला, उलझाया, बाद में उलझाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उलझाया और उलझाने के बाद उससे उन्होंने जो है वो गन छीनी। जब गन छीने के बाद उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर उठाने के बाद पत्थरों से हमला कर दिया। मुझे भागना पड़ा और भागते हुए मुझे जो है एक पेड़ के पीछे जो है खड़ा होना पड़ा। उस तरह से मैंने जो है अपने आप को बचाया। उसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ गया और बस यही बोलता गया, तुझे जान से मार दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये एक सारा वाक्य था। उस वाक्य के बाद हमने दिल्ली पुलिस स्टेशन में जो है वो फिर कंप्लेंट किया और उसके बाद जो है वो पुलिस आई है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। ये मुझे भी मालूम नहीं है कि मेरा, क्योंकि मैं तो उनको जानता तक नहीं हूँ। मेरा तो जो मुलाकात भी है उस दिन से, पहली बार मुलाकात हुई है उनसे। मुझे कोई ऐसी उनके बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने वो क्यों किया, वो क्यों करना चाहते थे। ये मुझे उनके बारे में मतलब कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि वो पता नहीं क्या विषय था और किस विषय पे उनसे वो जो है इस तरह से उलझना चाह रहे थे। पुरानी रंजिश तो तब होती ना, अगर मेरी कोई वहाँ पे जगह है, कोई ज़मीन है, कोई घर है। मेरा घर जो है वो बेखटी में है, फागू में है, मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ मैंने उस व्यक्ति से मैंने क्या रंजिश लेनी थी। वहाँ पर मेरा तो कोई ऐसा कोई उनसे वो रंजिश वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो उनको पहली बार मैंने उस दिन देखा जब वो गन लेकर आए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर और सोलन की सीमा भराड़ी घाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के वनों का दायरा 30% तक बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। वनीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार 1 करोड़ 40 लाख के पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर और सोलन की सीमा भराड़ी घाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पहली बार फैसला लिया गया है कि हर एक ग्राम पंचायत में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसके लिए वार्ड मेंबर को चुना गया है। उन्होंने कहा कि हर वार्ड मेंबर को 51 प्लांट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और पंचायत स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अगले 1.5 माह तक यह कार्यक्रम चलेंगे। मंत्री ने कहा कि वन ही प्रदेश को बचाएंगे और वनों को बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है। उन्होंने बताया कि किसानों को वनों के साथ जोड़ने के लिए भी योजनाओं पर काम चल रहा है। वन और किसान दोनों ही महत्वपूर्ण है। बगैर वनों के किसान उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने जल भंडारण स्कीम की शुरुआत कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसके तहत छोटे छोटे पाउंड्स का निर्माण कर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। राकेश पठानिया ने कहा कि इस योजना पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कई ऐसी स्कीमें शुरू की है जिसमें स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं पठानिया ने इको टूरिज्म को लेकर किए गए सवाल के जवाब में बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए 75 लाख रुपए खर्च कर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश भर में 350 साइट्स चिन्हित कर FRA की मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजे गए हैं। उस ओर से अप्रूवल मिलने पर अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि खेल नीति तैयार है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 साल तक कोरोना संकट रहने की वजह से कई कार्य प्रभावित हुए हैं और खेल नीति लागू करने में भी विलंब हुआ, लेकिन अब शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। काल के दौरान कांग्रेस के सारे मित्र खड़े हो गए। आज की बात कर रहा हूं कि रामस्वरूप जी की मृत्यु कैसे हुई। मैं बहुत हैरान था। नेतृत्वहीन, मुद्दाहीन, गतिहीन, आज कुछ नहीं बचा इस कांग्रेस का। मुद्दा क्या मिला आज कि रामस्वरूप जी की डेथ कैसे हुई।
अति होती किसी बात की कि इनके पास आज मुद्दा ही कोई नहीं बचा। 3.5 साल के बाद विधानसभा के मॉनसून सेशन के पहले दिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इससे लगता पता सरकार की जयराम ठाकुर सरकार काम कर रही। मैंने खड़े होकर पूछा, मैं आगे भाई साहब लीडर कौन है तुम्हारा, नेता तो बताओ। अब हमने अर्की की बरात में जाना, बहुत बढ़िया लाड़ा आपको देंगे, आप बहुत ज्यादा आपको बताएंगे, पर तुम्हारा लाड़ा है कौन है भाई? कांग्रेस का प्रदेश। पिछले दिनों में चंबा में गया तो वहां पे लगा पता कि आशा कुमारी तैयार है कि मुख्यमंत्री मैंने बनना अगली बार। थोड़ा सा नीचे आया तो बाली साहब मिले, वो बोले प्यारी मेरी। थोड़ा ऊपर गया तो सुधीर शर्मा जी ने कहा, सारे अखबारों में फोटो छुपाई थी कि मैंने मुख्यमंत्री बनना। मंडी गया तो कौन सिंह ठाकुर बाजनी आया तो बोले मुख्यमंत्री मैंने बनना। बिलासपुर आओ तो रामलाल ठाकुर बिल्कुल तैयार बैठा हुआ मुख्यमंत्री बने। थोड़ा नीचे गया तो सुक्खू जी मिले, सुक्खू कहता बारी मेरी है, सारा मुझे बता विरोध मैंने किया। वहां आगे गया हमीरपुर में तो मिल गए हमारे को, क्या नाम है उनका, कहते तो बिल्कुल मैंने हराया राजेंद्र राणा, भारी मेरी है। आगे मुकेश अमृत बोला भारी मेरी है, तुम लोग ये सब बेवकूफ है। आगे गंगूराम मुसाफिर को छोड़ो, आगे आपके हर्षवर्धन चौहान वो अपने आप को तैयार बैठे, कुलदीप राठौर वो तैयार बैठे, धन्यराम शांडिल बोलते जी सबसे मिच्योर और सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यक्ति मैं हूं। तो मैंने गिन के 14 गिनाए, ये 14 मुख्यमंत्री है और हिमाचल भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम जयराम ठाकुर है और उसके नेतृत्व में टारगेट जो है 30% इंक्रीज के लिए रखा है। इस साल भी जो हमारा आज का ड्राइव चल रहा है इसमें हम 1 करोड़ 40 लाख पेड़ लगा रहे हैं। ये पहली बार हमने इस बार डिसाइड किया कि हिमाचल प्रदेश के हर वार्ड मेंबर को, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने वार्ड मेंबर को चुना है। हर वार्ड मेंबर को 51 हमने जो प्लांट भेजे हैं और हर पंचायत के अंदर वन महोत्सव कराने का हमारा निर्णय है और वो आजकल काम चला हुआ है। अगले 1-1.5 महीना वो और काम चलेगा। वन ही हिमाचल प्रदेश को बचाएंगे और वनों को आगे बढ़ावा देना के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। देखिए, वन और किसान 2 साइड है एक कॉइन की, और बिना वन के हमारे किसान का भी जो है सर्वाइवल नहीं है। बहुत सी स्कीमें हैं, विस्तार से जाऊँगा तो लंबा समय लगेगा, पर हमने अब एक जल भंडारण की स्कीम भी शुरू की है जिसमें हम छोटे छोटे पाउंड्स बना के, जिस तरीके से हम इरिगेशन का कंपोनेंट लेके किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचाएं फॉरेस्ट के माध्यम से, उसमें हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी स्कीमें जिनके साथ किसान और वन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इको टूरिज्म को लेके हमारी कुछ 350 के करीब साइट्स जो है भारत सरकार को दी हैं, जो FRA के लिए उनकी हमने अनुमति मांगी है। एक मास्टर प्लान हमने 75 लाख रुपए लगा के अब तैयार किया है, जिसकी अनुमति हमें भारत सरकार से मिल गई है। अब तो दफ्तर भी हमने पिछले हफ्ते से, जो हमारे कागज देहरादून जाया करते थे, वो दफ्तर अब शिमला में खुल गया, रीजनल ऑफिस हमारा। अब 40 हेक्टेयर तक की परमिशन हम शिमला में ही दे रहे हैं, तो बहुत सा काम हमारा आने वाले दिनों में तेज होने वाला है। अभी हमने खेल नीति बनाई है। 1.5 साल से तो हम सब ने कोरोना का ये महाकाल देखा, तो खेल बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जैसे कोरोना खुलेगा तो खेल नीति हमारी आपके सामने आएगी। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 7 अगस्त 2021 को हथकरघा दिवस का आयोजन गेटी थिएटर शिमला में किया जा रहा है। ये जानकारी राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की अस्पताल कल्याण शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा विभाग की ओर से आयोजित गेटी थिएटर में प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के उपरांत अपने संबोधन में कही। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा विभाग की ओर से आयोजित गेटी थिएटर में प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के 1 वर्ष बाद ही 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वर्ष 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा बुनकरों व हस्तशिल्पियों के सम्मान के लिए हथकरघा दिवस मनाने का फैसला लिया और इस वर्ष 7वां हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। डॉक्टर साधना सिंह ने 3 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली प्रदर्शनियों का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोविड के चलते कारीगरों के उत्पादों को बाजार में जगह नहीं मिल पाई और हम सबका दायित्व है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस प्रदर्शनी में आकर कारीगरों का इस मुश्किल समय
में मनोबल बढ़ाएं ताकि उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिल सके। उन्होंने निगम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों से आग्रह किया कि इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने अवगत करवाया कि 7 अगस्त को होने वाले आयोजन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की जानी प्रस्तावित है। इस आयोजन में विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त हथकरघा उत्पादों पर आधारित फैशन शो का आयोजन भी किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सहप्रभारी संजय दत्त ने कांग्रेस के सोशल मीडिया के सभी अग्रणी संगठनों के साथ बैठक की और सभी से आपसी तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आधुनिक युग में सोशल नेटवर्किंग एक ऐसा प्रभावी माध्यम बन गया है जिससे आज हर व्यक्ति जुड़ा है। उन्होंने कहा आज देश ही नहीं पूरा विश्व सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा है जो तुरंत प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस सोशल मीडिया को और अधिक सशक्त बनाने और इसके साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ पार्टी के हर कार्यकर्ता को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। राठौर ने कांग्रेस सोशल मीडिया के पदाधिकारियों से फॉलोअर्स की अधिक से अधिक संख्या जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रसार का यह एक उपयुक्त माध्यम है। उन्होंने सोशल मीडिया की टीम के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के हर दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज हमने जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया विभाग है और हमारी जो दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSY सभी के जो मीडिया विंग है उनकी जो हमने हमारी बैठक हुई है। इस बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था। हमारे जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं संजय दत्त जी, वो भी इस बैठक में उपस्थित थे और हमारे जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में थे और हमारे जो मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, उसके जो अध्यक्ष हैं अभिषेक राणा, वो भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया में किस तरह से कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाया जाए और ज़्यादा समन्वय आपस में स्थापित किया जाए, उसको लेकर जो है विस्तृत रूप से जो है चर्चा हुई है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हमारा ये प्रयास है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी का जो व्यू पॉइंट है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो। इसके लिए हमने जो है इस बैठक का आयोजन जो है आज किया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रेणुका संगड़ाहा मार्ग पर मंगलवार सुबह ददाहू से 1 किलोमीटर आगे पहाड़ी दरक गई। जानकारी के अनुसार सुबह यहां जेसीबी मशीन मलबे को हटा रही थी। इसी दौरान अचानक पहाड़ी दरकने लगी। बड़ी मात्रा में मलबा व पत्थर सड़क पर आ गए। इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। मार्ग बंद होने से सैकड़ों लोग घंटों तक वहीं फंसे रहे। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि बहुतकनीकी संस्थानों के फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की कक्षाएं पूरे सेमेस्टर में लगी हैं। ऐसे में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रथम व द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा सिस्टम और फार्मेसी प्रथम वर्ष के रेगुलर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से 17 अगस्त से शुरू करवाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न संस्थानों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारे जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटेक्निक्स में जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कक्षाएं पूरे सेमेस्टर ऑनलाइन लगी हैं, तो कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन बच्चों की परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएं। और उसी निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो हमारे डिप्लोमा स्ट्रीम्स हैं और प्लस जो फार्मेसी फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से 17 अगस्त से हम शुरू करवा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न संस्थानों को जो हैं वो गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। और
फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे आउटगोइंग हैं और सेकंड ईयर जो फार्मेसी के आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं आजकल ऑफलाइन के माध्यम से सरकार के दिशा निर्देशानुसार वो की जा रही हैं और वो सुचारू रूप से वो परीक्षाएं हो रही हैं। बिलासपुर के नैना देवी से कोलंबाला ठोबा सड़क पर लगाए गए मील के पत्थरों व रेन शेल्टर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा वॉल राइटिंग के जरिए खालिस्तान समर्थन नारे लिखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। गौरतलब है कि शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 9 अगस्त से 16 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन होना है, जिसमें देश भर से काफी संख्या में श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसे में मेले से ठीक कुछ दिन पहले खालिस्तान समर्थकों द्वारा नैना देवी से कोलंबाला ठोबा तक खालिस्तान के नारे लिखा होना किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत करता दिखाई दे रहा है। बिलासपुर के नैना देवी से कोलंबाला ठोबा सड़क पर लगाए गए मील के पत्थरों व रेन शेल्टर पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा वॉल राइटिंग के जरिए खालिस्तान समर्थन नारे लिखे जाने से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बिलासपुर डीएसपी राजकुमार ने बताया कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा की गई वॉल राइटिंग के खिलाफ कोट कहलूर थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज कर छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि नैना देवी के कोलंबाला ठोबा तक खालिस्तान समर्थन के नारे लिखे जाने व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 15 अगस्त पर झंडा फहराने पर खालिस्तानियों की ओर से धमकी देने के बाद प्रदेश की जांच एजेंसी सजग हो गई है और इन सभी मामलों को लेकर प्रदेश की सीमाओं से लेकर जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। देखिए, जो इस तरह का जो लिखा हुआ है तो उसमें इसमें FIR दर्ज की गई है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है अभी। तो जो इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो पुलिस स्टेशन कोर्ट के रूप में जो रेलेवेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन की है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सोलन जिला के कंडाघाट में डिवेंचर होटल के समीप देर रात एक पिकअप ने सड़क पर चलते राहगीरों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। शव को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को शिमला रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है। मृतक विनोद कुमार जिला मंडी करसोग का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये घटना जो है कंडा घाट के पास घटी, डिवेंचर होटल के पास। तो इसमें सरासर गलती ड्राइवर की है, गाड़ी वालों की है और जो इसने रॉन्ग साइड से हिट किया और जो है इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई। इसका नाम विनोद कुमार है, सन ऑफ श्री गोविंद राम, गाँव पावली से है और तहसील करसोग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश का है। सर ये मेरे कजन ब्रदर है, कजन है। ड्राइवर का सर पता लग गया है और गाड़ी भी पुलिस वाले ने अपने कब्जे में ले ली है और ड्राइवर को भी अपने कब्जे में ले लिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना फिर पांव पसारने लगा है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सीमावर्ती जिला सिरमौर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बाहरी राज्यों से पहुंच रहे कामगारों पर स्वास्थ्य विभाग विशेष नजर रखे हुए हैं। इसी के चलते जिला मुख्यालय नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों की सैंपलिंग की गई। कोरोना सैंपलिंग के साथ प्रवासी कामगारों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी कामगारों की सैंपलिंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जहां 100 से अधिक कामगारों के कोरोना सैंपल लिए गए। मीडिया से बात करते हुए BMO धगेड़ा मोनिशा अग्रवाल ने बताया कि DC सिरमौर के निर्देशों पर प्रवासी कामगारों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही है और बाहरी राज्यों से आने वाले हर प्रवासी कामगार पर स्वास्थ्य विभाग नजर रखे हुए है। BMO ने बताया कि कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ प्रवासी कामगारों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि सभी कामगार कोरोना का टीका लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रवासी कामगारों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर विभाग गंभीर है और सभी लोगों को कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ब्लॉक धगेड़ा में 8 जगह सैंपलिंग रोज होती है, बट जहाँ हम अर्बन में भी कर रहे थे, रूरल एरियाज में। बट जैसे कि आप जानते हैं आजकल हमारे पास कोई पॉजिटिव केस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है।
मान लिया कि संक्रमण में कमी आ गई है वायरस के, बट मैं ये मानती हूँ कि हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमने डीसी साहब ने हमें ये निर्देश दिए थे और हमारे सीएमओ साहब ने कि आप ऐसा करिए कि जहाँ जहाँ लेबर बाहर से आ रही है वहाँ जाके सैम्पलिंग करिए। तो हमारी टीम आज 6 बजे नाहन चौगान ग्राउंड पहुँच गई थी। लेबर 7:30 बजे के करीब आनी शुरू हुई। इसमें हमें सेवा भारती सदन ने भी हमारी काफ़ी मदद की और लेबर को इकट्ठा किया। और लेबर भी के लिए भी मैं धन्यवादी हूँ कि वो उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। हमने उन्हें वैक्सीनेशन के लिए भी मोटिवेट किया है। इनमें से आधे लोग हो चुके हैं और कुछ लोगों के लिए हम शीघ्र ही वैक्सीनेशन कैंप भी लेबर के लिए अरेंज करेंगे। वैसे तो हमारे कैंप्स जगह जगह पे लगते रहते हैं, बॉर्डर पे भी लगते हैं। तो जो भी प्रवासी आता है हमारी कोशिश रहती है कि हम जल्दी से उन्हें सैंपल कर लें। और हमारी जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें भी आइडिया रहता है कि कौन सा प्रवासी उनके इलाके में आया है, तो वो हमें बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनका सैंपल ले लें। अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर नज़र रखी जाती है 14 दिन तक कि उसको कोई कफ या कोई ऐसे सिम्टोमेटिक तो वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा है कि ये वायरस ऐसा है कि इसमें मतलब ना तो इसकी हमें किसी भविष्यवाणी की जा सकती है इसके संबंध में, और कब तक ये रहेगा कैसे है। तो इसमें सबसे अच्छी जो हमारा प्रयास रहेगा वो यही रहेगा कि लोगों को एजुकेट करें। थर्ड वेव को हम इसी तरह से रोक सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन पीस मिल कर्मचारी संगठन ने शिमला के पुराना बस अड्डा में कर्मचारियों की पुरानी पॉलिसी बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने सरकार पर पीस मिल कर्मचारियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं और मांग की है कि पीस मिल कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए। हिमाचल पथ परिवहन पीस मिल कर्मचारी संगठन ने शिमला के पुराना बस अड्डा में कर्मचारियों की पुरानी पॉलिसी बहाल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पीस मिल कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव HK शर्मा ने कहा कि परिवहन निगम प्रबंधन को 20 जुलाई को मंच द्वारा आज तक का पुरानी पॉलिसी बहाल करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा पीस मिल कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। HK शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पीस मिल कर्मचारियों के साथ भेदभाव वाला रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 930 के करीब पीस मिल कर्मचारी हैं, उनके लिए आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। HK शर्मा ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों के लिए कोई ठोस नीति बनाए और इन्हें भी पूर्व में रखे गए पीस मिल कर्मचारियों की तरह नियमित करे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उनकी पुरानी पॉलिसी को बहाल नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए, ये धरना प्रदर्शन, इसके लिए हमने परिवहन निगम प्रबंधन को 20 जुलाई को नोटिस दिया था और इन्हें समय दिया था 2 हफ्ते का कि ये समय रहते पीस मिल कर्मचारियों की पुरानी पॉलिसी को बहाल करे, जो कि परिवहन निदेशक मंडल की 128वीं बैठक में तैयार की गई थी और जिसके आधार पर निगम में कार्यरत कुछ पीस मिल कर्मचारियों को समय समय पर अनुबंध पर भी लिया जाता रहा। इवन के उन कर्मचारियों को आज नियमित भी कर लिया गया, जो कि उन कर्मचारियों की मेहनत का फल है। लेकिन दुख का विषय यह है कि 30 सितंबर 2017 के बाद इस पॉलिसी पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया गया। पीस मिल कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठा है तो उसी मांग को लेकर बैठा है कि उस पुरानी पॉलिसी को बहाल किया जाए। पीस मिल कर्मचारियों की संख्या आज की डेट में जो रह गई है तकरीबन 930 के आसपास है। इसमें अधिकतर पीस मिल कर्मचारी ऐसे हैं जिनको निगम में सेवाएं देते देते हुए 9 साल 10 साल हो चुके हैं, जबकि पीस मिल कर्मचारियों के लिए जो नीति बनाई गई थी उसमें ITI होल्डर पीस मिल कर्मचारियों को 5 साल बाद अनुबंध में परिवर्तित कर लिया जाता था और नॉन ITI होल्डर को 6 साल बाद अनुबंध में परिवर्तित किया जाता था। यदि निगम प्रबंधन हमसे बातचीत करता है, बातचीत पर किस तरह की सहमति बनती है, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी अगला निर्णय तय करेगी। चाहे हमारा टूल डाउन स्ट्राइक का हो सकता है, चाहे हमारा भूख हड़ताल का, क्रमिक भूख हड़ताल का हो सकता है, चाहे अनिश्चित काल का हो सकता है, चाहे धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल हो,
किस तरह से भी कमेटी तय करेगी वो हम आपको निर्णय लेने के बाद सूचित कर देंगे। सोलन जिले के परवाणू में रिटेनिंग वॉल टूटने से पहाड़ी से मलबा एक होटल पर जा गिरा। हादसे में होटल के कमरे में सो रहे यूपी निवासी 3 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजन को फौरी राहत के तौर पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। परवाणू के सेक्टर 3 में सोमवार देर रात होटल के कमरे में सोए हुए 3 लोग रिटेनिंग वॉल टूटने से पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। पहाड़ से चट्टानें गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। राहत बचाव कार्य के लिए फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने तीनों का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से सेक्टर 3 में एक होटल पर रिटेनिंग वॉल टूट गई, जिससे पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें गिरने लगी, जिसके जद में आने से होटल का ऊपरी कमरा ध्वस्त हो गया। हादसे के वक्त कमरे में 3 कर्मचारी सो रहे थे, जो मलबे में दब गए। घटना में यूपी के शाहजहांपुर निवासी लालू की मौत हो गई, जबकि रामलाल और अमर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ईएसआई अस्पताल परवाणू में भर्ती करवाया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी योगेश रोल्टा ने बताया कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों का इलाज ईएसआई अस्पताल परवाणू में चल रहा है। उन्होंने कहा कि हादसे के संबंध में पुलिस थाना परवाणू द्वारा मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पिछली रात को करीब 1:30 बजे के आसपास पैराडाइज होटल के पीछे जो सेक्टर 3 में रिटेनिंग वॉल बनी थी, तो भारी बारिश के कारण तो उसमें स्लाइड आ गया था, तो और वो जो सारा जो मलबा था वो पैराडाइज होटल की छत पे गिरा है। तो होटल के ऊपर ही होटल के 3 एम्प्लॉयज़ रहते थे, उनके लिए कमरा बनाया हुआ था, तो उसकी वजह से वो कमरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो उसमें 3 में से 2 जो एम्प्लॉय थे वो तो निकल गए थे, बट जो एक एम्प्लॉय था वो वहीं पे उस मलबे में फंस गया और उसकी मौके पे ही जो है मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन रात को चलाया और करीब 1-1.5 घंटे बाद जो है मृतक की जो है बॉडी निकाल दी गई थी और उनसे मृतक को प्लस जो 2 उसमें इंजर्ड हुए थे उनको ईएसआई हॉस्पिटल परमाणु जो है भर्ती करा दिया गया था। बाकी आज मृतक का पोस्टमार्टम होगा और उसको जो है डेड बॉडी को उनके परिजनों को हवाले कर दिया जाएगा। बाकी पुलिस ने इनिशियली जो है मामला दर्ज कर दिया है, बाकी छानबीन इसमें जारी है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के 35,000 विद्युत मीटर को स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। स्मार्ट मीटर की खासियत ये रहेगी कि उपभोक्ता द्वारा कितनी बिजली की खपत की गई है, इसका पता उपभोक्ता स्वयं लगा सकते हैं। विद्युत मंडल धर्मशाला के एक्सीएन विकास ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला शहर के 35,000 विद्युत मीटर को स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट करने का कार्य अगले माह से शुरू किया जाएगा। इसके लिए कार्य अवार्ड हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये व्यवस्था प्रीपेड और पोस्टपेड में उपलब्ध रहेगी और उपभोक्ता उनके द्वारा की गई विद्युत खपत का पता ऐप के माध्यम से लगा सकेगा। धर्मशाला में देखिए ऐसा है, स्मार्ट मीटर्स के लिए हमने 35,000 के आसपास मीटर्स हमारे स्मार्ट मीटर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, रूटीन में इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स। और कंज्यूमर बेनिफिट इसमें ऐसा है कि देखिए ये बाय वे 2 वे कम्युनिकेशन है इसमें कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स जब चाहे अपने इस ऐप के ज़रिए अपनी कंजप्शन को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि क्या कंजप्शन चल रही है उनके घर पे। और एक तो उसमें ह्यूमन इंटरफेस ख़त्म हो जाएगा, जो भी है डाटा विल बी फ्रॉम द मीटर्स दैट विल फैचेस टू सिस्टम्स में आएगा और सिस्टम के थ्रू उसमें बिल जनरेट होंगे। ये कंज्यूमर का और बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यही है कि एक तो आपको कंजप्शन का ट्रैक कंज्यूमर के मोबाइल पे उसको जब मर्जी वो अपनी कंजप्शन देख सकता है। इसमें प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ऑप्शन हैं, जो कंज्यूमर ऑप्ट करना चाहे वो कर सकता है। अभी रूटीन अवार्ड हो चुका है और जल्दी इसका कार्य शुरू करेंगे हम अभी सितंबर फर्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड है इसको हम शुरू करेंगे। जहां प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं और शिक्षा विभाग की ओर से सारी तैयारियां की गई है, तो वहीं इस बीच बिलासपुर में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में स्कूल आए विद्यार्थियों को वहां बिठाया गया जहां लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को बैठने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए गए थे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बताया कि जिस तरह की अनियमितताएं स्कूल में देखी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों के भविष्य को
लेकर शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन कितना गंभीर है। शिक्षा विभाग को स्कूल खुलने से पहले व्यवस्था को जांच लेना चाहिए था कि स्कूलों में बच्चों के बैठने की किस तरह की व्यवस्था की गई है। पिछले कल से जो स्कूल्स हैं उनकी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, पर जो बिलासपुर जिला का बॉयज स्कूल है वहाँ पर कुछ अनियमितताएं देखने में आई हैं। आज मेरे कुछ साथी जो बिलासपुर बॉयज स्कूल है उसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए गए थे तो वहाँ पर पाया गया कि जो छात्र हैं वो भी उसी वैक्सीनेशन सेंटर में बैठे हुए थे जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा था। तो ये जो है ये स्कूल प्रबंधन समिति की बहुत बड़ी अनियमितता है। हमारा प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से करबद्ध निवेदन है और साथ में मांग है कि जो स्कूल प्रशासन है उसे तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करें कि इस तरह की अनियमितताएं आने वाले भविष्य में ना हो और जो हमारे छात्र हैं उनका जो जीवन है वो खतरे में ना डाला जाए। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।